हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निधि और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं साइंस में पूछे गए इस पर्टिकुलर पेपर में, जो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं और भी सब्जेक्ट के देख रहे हैं। ये जो पेपर है ये EC RO का पेपर था, इलेक्शन कमीशन RO का मेंस का पेपर, जो कि 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो उसमें हम आज साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जिसे बोलते हैं। तो इनमें से किसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस में है वाटर, एयर, आइस और अल्कोहल। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होती है वेलोसिटी, जो होती है मीडियम्स में। अगर हम N21 की बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो V1 जो वेलोसिटी है और V2 का रेशियो, इसका मतलब होता है कि जो लाइट की वेलोसिटी है दोनों मीडियम में, उसका रेशियो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाता है और ये डेंसिटी से भी रिलेट होता है। तो ये हमारे पास सीधा डेटा है यहाँ पे। तो 9th-10th क्लास की ये NCERT से ले रखा है मैंने, जो वहाँ पे एक चैप्टर है लाइट करके, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेटा गिवन है। तो अगर हम देखें, एयर, आइस, वाटर और अल्कोहल ये स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं, और एयर का सबसे कम है, फिर आइस का है, फिर वाटर का है, फिर अल्कोहल का है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट, अल्कोहल सही आंसर हो जाएगा। वैसे कंफ्यूजन हो सकता है आइस के साथ में, पर आइस जो है वो उसकी डेंसिटी कम होती है। अगर हम देखें, हमने देखा भी है कि वाटर के ऊपर जब हम बर्फ को डालते हैं तो बर्फ तैरने लग जाती है। तो बर्फ तैरती इसलिए है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम है। बर्फ की डेंसिटी कम है तो बर्फ में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वाटर से कम हो जाएगा, और अल्कोहल का यहाँ पे मैक्सिमम है। तो आगे के एग्जाम के लिए भी हमें ये टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इनमें से, ये हमें देखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और NOx। NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉक्स भी इसे हम बोलते हैं। तो जो हमें अब इसमें डेटा ध्यान रखना है वो ये है कि 4 तो मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है हमारे पास मीथेन CH4, एक है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और एक है वाटर वेपर, जो हमारे पास वाटर गैसियस फॉर्म में रहता है एटमॉस्फेयर में वो। और 5वां जो है वो है फ्लोरिनेटेड गैसेस, जिनमें हमारे पास आते हैं HFCs, CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में B जो ऑप्शन है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हालांकि ये एसिड रेन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ लाउडनेस ऑफ द साउंड ड्यूरिंग नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। तो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जब हम करते हैं, नॉर्मली जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो इसका dB में क्या है, लाउडनेस है साउंड की, वो कितनी होगी। तो इसका आंसर है 60 dB, 60 डेसिबल जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे अगर हम विस्पर करते हैं, जैसे धीरे से चुपके से जो बोला जाता है, उसकी होती है 30 dB करीब साउंड। और अगर हमें देखना, अगर हम ब्लेंडर या मिक्सर जूसर चलाते हैं तो वो 85 dB के करीब होते हैं। तो इससे थोड़ा आइडिया लगता है हमें कि साउंड को किस तरीके से नापा जाता है। तो 60 dB इसका आंसर हो जाएगा फॉर नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स है, या नन ऑफ दीज हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है जो हमारे पास वेव प्रोपगेट कर रही है। अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगी 3D में, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अगर हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, वेव प्रोपगेट कर रही है हमारी यहाँ आगे के लिए, मे बी एक्स एक्सिस हम इसे कह लेते हैं, और जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हमारे पास Y एक्सिस होता है, Z एक्सिस होता है। तो
इस तरह की वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं जिसमें साउंड वेव आती हैं, तो उसमें हमने देखा है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफेक्शन होते हैं। तो वहां पे जिस साइड को वेव जा रही है उसी साइड में जो पार्टिकल हैं वो इस तरीके से उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमारे पास पर यूनिट मास है उससे कितनी एनर्जी निकल रही है। तो देखो, जो फ्यूल्स होते हैं हर एक फ्यूल एनर्जी देता है। जैसे हमारे पास अगर गोबर के उपले हैं, ठीक है, काव डंग केक जिसे हम बोलते हैं, तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, हम उन्हें जलाते हैं, उससे खाना बनता है, तो ऑब्वियसली एनर्जी मिल रही है। लेकिन जो एलपीजी है वो ज्यादा अच्छे से हमें एनर्जी दे रही है, तो एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू काव डंग से बहुत ज्यादा हो गया। तो ये इसके लिए एक टेबल मैंने यहाँ पे लगाई है, ये 8th की एनसीईआरटी से है, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ द फ्यूल। तो किलो जूल पर केजी में यहाँ पे दे रखा है, कहीं पे ये किलो कैलोरी पर केजी में भी रहता है, तो जूल में दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें ऑप्शंस, हाइड्रोजन है हमारे पास, एलपीजी है, पेट्रोल है, मीथेन है, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। तो मीथेन, पेट्रोल, एलपीजी लगभग एक रेंज में आते हैं। हालांकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर देख सकते हैं कि एलपीजी यहाँ पे है, मीथेन यहाँ पे है और पेट्रोल यहाँ पे। तो एक 45,000, 50,000, 55,000 किलो जूल पर केजी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेंज में आती हैं वैल्यूज वैसे। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन जो है ये है हमारा 1,50,000, 15,000 नहीं, 1,50,000। तो इनसे जो हमने ऊपर डिस्कस किया लगभग 3 गुना कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन की है। और इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, क्योंकि कम मास में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और इसीलिए हम अब हाइड्रोजन की तरफ जाने की सोच भी रहे हैं, बट हाइड्रोजन बनानी थोड़ा महंगी हो जाती है, हाइड्रोजन के सेल्स जो बनते हैं, फ्यूल सेल जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, कहाँ से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो इसका आंसर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है हमारे पास ये एक स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे एपिथैलेमस में होती है। हो सकता है वो अगली बार ये भी पूछ लें कहाँ लोकेटेड है, तो एपिथैलेमस में है, जो कि नियर द सेंटर ऑफ ब्रेन। तो सेंटर ऑफ ब्रेन के पास में होता है। और आजकल हमने मेलाटोनिन का काफी नाम सुना है, कोई रील अगर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो रात को स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। तो मेलाटोनिन जो है वो हार्मोन ऑफ डार्कनेस या हार्मोन ऑफ स्लीप है। तो ये जो हार्मोन है ये सर्केडियन रिदम होता है जो बॉडी का, स्लीप वेक साइकिल, इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बाकी यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस हैं, जैसे पैराथायरॉइड ग्लैंड है हमारे पास, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन करके ही एक हार्मोन निकलता है, जो कि कैल्शियम के बारे में बताता है ब्लड में, बोन्स में। और जो थाइमस ग्लैंड है हमारे पास, ये टी सेल्स बनाती है बॉडी में। किडनी है, किडनी का जो टॉप पोर्शन होता है उस पे हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ रेड लिटमस इन अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी। रेड लिटमस इन अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, तो पीएच स्केल दे रखी है हमारे पास, तो लाइकली कितना पीएच हो सकता है इस सॉल्यूशन का जो कि रेड को ब्लू में टर्न कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें आगे, तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये है बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है हमारे पास, अगर हम पीएच देखें यहाँ पे, तो पीएच का जो न्यूट्रल वैल्यू है वो है 7। 7 से अगर कम है तो एसिडिक नेचर होता है, 7 से अगर ज्यादा है तो बेसिक नेचर होता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो 1, 4 और 5 ये तीनों के तीनों 7 से कम है। इसका मतलब ये तो होंगे नहीं, तो जो 10 है हमारे पास, 10 बताता है कि नेचर बेसिक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अगर हमारे पास जो रेड लिटमस है, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें इस फिगर में, तो रेड लिटमस से
ब्लू टर्न हो रहा है सॉल्यूशन में तो उसका पीएच लाइकली 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो ये था लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस बाय बैट्स हेल्प इन नेविगेशन। तो नेविगेशन कैसे करते हैं बैट्स, कौन सा तरीका है, कौन सी साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं नेविगेट करने के लिए। नेविगेट मतलब चलना, मार्ग निर्देशन हिंदी में लिखा हुआ है। तो बैट जो नेविगेट करते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड टू हाई फॉर ह्यूमन हियरिंग, हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हाई होते हैं, हम नहीं सुन सकते उन्हें। तो अल्ट्रासाउंड ये प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं, जो ये करते हैं, इको लोकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इको लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 158 जो पेपर में था। तो यूरेनस एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, मून हमारा ही सैटेलाइट है अर्थ का, मार्स हमारा पड़ोसी ग्रह है, और सीरियस जो है हमारे पास ये ब्राइटेस्ट स्टार है इन द स्काई, पर ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरियस इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 159, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो ये हमने सीधे पढ़ा है, फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। वो फ्लोएम फूड के साथ साथ अमीनो एसिड भी लेके जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो तो सिंपली स्टोमेटा से पास होती है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू ऑक्सीजन पास होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। जाइलम जो है वो जल या वाटर के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पहले तो पेनिसिलिन है क्या। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, पहली ट्रू एंटीबायोटिक थी जो ह्यूमन बीइंग ने खोजी थी, और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने की थी। और पास्चर है यहाँ पे एक ऑप्शन में, लुई पास्चर। तो लुई पास्चर जो है वो पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है उसके लिए जाने जाते हैं। एडवर्ड जेनर है, अगले क्वेश्चन में हम इन्हें भी देखेंगे। तो हु डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी। तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। हालांकि स्मॉल पॉक्स कहते हैं इसे, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने। चिकन पॉक्स जो ह्यूमन बींग्स पे लग रहा है वो काफ़ी लेट 1970s से लगना शुरू हुआ था। बाकी यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो ऊपर, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। लुई पास्चर जो पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है उसके लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट कोच है यहाँ पे एक और, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो रॉबर्ट कोच हैं ये है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, इनको कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होती है, कोलेरा जो होता है बीमारी, इनके बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की थी। और एक जर्म थ्योरी भी इन्होंने दी है कि हर एक जो डिजीज होती है वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है, ये इनका मानना था। तो हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए आगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो ऑप्शन में है बेरिलियम, नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन। ये सारे एक ही पीरियड में आते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल जो होती है हमारी इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। तो पीरियोडिक टेबल में जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं पीरियड। जो वर्टिकल लाइनें होती हैं हम इनको कहते हैं ग्रुप्स, वर्टिकल लाइन। जैसे कि यहाँ पे है तो ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, और अगर ये ऊपर ऐसे में है तो ये फर्स्ट पीरियड। तो ये जो एलिमेंट्स हमारे पास है, ये एलिमेंट्स सारे के सारे सेकंड पीरियड में आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 11th लेवल का केमिस्ट्री का है कि जब पीरियड, क्योंकि एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस में धीरे धीरे कम होती जाती है एटॉमिक रेडियस। अब क्यों होती जाती है कम, क्योंकि देखो लेफ्ट में हमारे पास छोटे एटम्स होते हैं, जैसे लिथियम यहाँ पे सबसे लेफ्ट में आएगा, और नाइट्रोजन यहाँ पे सबसे राइट में है इन सभी में से, क्योंकि इसका नंबर 7 है एटॉमिक नंबर, और लिथियम का है 3 हमारे पास। तो जो लिथियम है उसके पास कम प्रोटॉन्स हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके भी जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो भी कम होगा। जबकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो
प्रोटॉन्स हैं वो अंदर 7 हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच और आउटर इलेक्ट्रॉन्स और इनर जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका साइज कम होता जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे साइज मैंने कम होते हुए उसमें लगा रखा है यहाँ पे, तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से इनके साइज कम होते जाएंगे। लिथियम का साइज इनमें से सबसे बड़ा होने वाला है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 163 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि ये रिप्लेनिसेबल है, मतलब ये दोबारा हम यूज करेंगे, दोबारा हमें कल भी सन मिलेगा, आज हम यूज करेंगे कल भी सूर्य की ऊर्जा ले सकते हैं। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भले ही बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, लेकिन इसका जो फ्यूल है वो लिमिटेड है। चाहे हम यूरेनियम यूज कर रहे हैं या हम थोरियम यूज कर रहे हैं, बट इसका फ्यूल ऐसा नहीं है कि सन जैसा है कि आज हमने जितना यूज किया कल हमें दोबारा उतना ही मिल जाएगा, नहीं। कोल और पेट्रोलियम तो हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे हमें पता है एक एज के बाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। और ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। लास्ट ईयर 2025 में इसकी थीम बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन था। इस साल जो थीम होगी उसे हम आगे देखेंगे जब जून आएगा। ऑयल राइजेज अप इन द स्ट्राइप ऑफ लैम्प ड्यू टू द एक्शन ऑफ, तो जो लैम्प जल रहा है उसमें जो हम स्ट्रिप लगाते हैं लैम्प में, उसमें वो तेल खींचते हैं नीचे से, ऑयल पहले होते थे लैम्प, खैर अभी तो है नहीं कहीं। तो एक कौन सा एक्शन होता है? तो फिजिक्स में ये कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन मतलब ये अगर हमारे पास ये लैम्प की स्ट्राइप है और ये तेल में है अंदर से, अगर यहाँ ऑयल है तो ऑयल धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है इस पे, और ये जो कैपिलरी होता है वो ग्रेविटेशन के अपोजिशन में होता है, और इसका मेन रीजन है जो ऑयल है और जो स्ट्रिप है इसके बीच का फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट बाय विच लॉ। तो ये हमने 10th की साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट बाय विच लॉ। तो V प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके हम एक कांस्टेंट लगाते थे IR, और V इज इक्वल्स टू IR। ये है ओम्स लॉ, काफी फेमस ये लॉ है साइंस में, फिजिक्स में बोले तो ओम्स लॉ जो है ये बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। बाकी फ्लेमिंग्स जो लॉ है, किरचॉफ लॉ, फैराडे लॉ, ये सारे फिजिक्स से ही रिलेटेड हैं, सारे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट से ही रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एलील्स, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें जीनोटाइप है। जीनोटाइप हम बोलते हैं एन ऑर्गेनिजम्स फुल जेनेटिक मेकअप या फुल सेट ऑफ जीन्स क्या है उसके, जो उसे दोनों पेरेंट्स से फुल सेट ऑफ जीन्स मिले हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं। सिब पेयर, सिबलिंग्स पेयर हो गया, ट्विंस होते हैं, ट्विंस अलग अलग टाइप के होते हैं, बट जो एक ही जीन के जो वेरिएंट बनते हैं उनको हम एलील्स कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ पे। टोटल जो 200 क्वेश्चन थे हमारे पास, उसमें से 18 क्वेश्चन साइंस से आ रखे थे, साइंस, और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे ये, बहुत इजी भी नहीं बोल सकते इन्हें, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस और भी चीजें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।